भारतीय संविधान में हम आज बात करेंगे भाग फर्स्ट की। अर्थात कि हमें पता है कि भारतीय संविधान को 22 भागों में डिवाइडेड किया गया है। उसका सर्वप्रथम हम देखेंगे भाग फर्स्ट, अर्थात कि भाग प्रथम, जिसमें बताया गया है संघ व उसके राज्य क्षेत्र, अर्थात कि संघ व राज्य क्षेत्र। इसमें भारतीय संविधान के भाग फर्स्ट में 1 से लेकर 4 अनुच्छेदों का वर्णन किया गया है। अर्थात कि पूछा जाए कि संघ व उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित कितने अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान में, तो इससे संबंधित 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद हैं। इसी में भारतीय संघ व उसके राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। और हम इसी में देखेंगे कि किस प्रकार से भारतीय क्षेत्र में या भारतीय संघ में रियासतों का विलय किया गया, किस प्रकार से नए राज्यों का गठन किया गया आदि के बारे में विस्तार से जानेंगे। सर्वप्रथम हम बात करते हैं इसके अनुच्छेदों की। अनुच्छेद फर्स्ट, अनुच्छेद फर्स्ट में बताया गया है कि भारत अर्थात कि इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, अर्थात कि राज्यों से मिलकर एक संघ का निर्माण होगा जिसे भारतीय संघ के नाम से जाना जाएगा। भारत साथ ही इंडिया, दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है, इंडिया और भारत का। कई बार पूछ लिया जाता है कि भाग फर्स्ट के प्रथम अनुच्छेद में भारत या इंडिया का कितनी बार प्रयोग किया गया है या किसका प्रयोग किया गया है, तो दोनों का प्रयोग किया गया है, भारत और इंडिया का। भारत या इंडिया राज्यों का संघ होगा। अर्थात कि भारतीय जो संघ है वो किन से मिलकर बनेगा, राज्यों का एक संघ होगा, अर्थात कि राज्यों से मिलकर भारतीय संघ का निर्माण होगा। और भारतीय संघ में 3 प्रकार के क्षेत्र सम्मिलित होंगे। तीन प्रकार के क्षेत्र कौन कौन से भारतीय संघ में सम्मिलित होंगे, तो हम जानेंगे। एक तो भारतीय संघ व राज्य क्षेत्र एवं उपहार विजित या अर्जित क्षेत्र। इस प्रकार से 3 प्रकार के क्षेत्रों को भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया है। एक भारतीय संघ, एक राज्य क्षेत्र या उपहार विजित या अर्जित क्षेत्रों को। उपहार किस प्रकार से किसी भी देश के राष्ट्र के प्रमुखों के द्वारा जो मीटिंग की जाती है, उनके द्वारा जो क्षेत्र अर्जित किए जाते हैं या उपहार स्वरूप दे दिए जाते हैं, उसे उपहार क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। विजित क्षेत्र उसे बोला जाता है जिस प्रकार से युद्ध वगैरह में किसी क्षेत्र को विजित कर भारतीय संघ में प्रवेश दे देना, उस क्षेत्र के लिए विजित प्रदेश माना जाता है। इसी प्रकार से हमारा अनुच्छेद 1 पूर्ण होता है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 2 की। अनुच्छेद 2 में नहीं बताया गया है कि संसद को यह अधिकार होगा कि वह कानून बनाकर नए राज्यों का संघ में, भारतीय संघ में प्रवेश दे सकती है। तो इसमें हम लिखेंगे भारतीय या संसद को यह अधिकार होगा कि वह कानून बनाकर राज्यों को भारतीय संघ में प्रवेश दे सकती है। संसद को यह अधिकार होगा कि वह कानून बनाकर राज्यों को भारतीय संघ में प्रवेश दे सकती है। यह कहता है हमारा अनुच्छेद 2। वहीं हम बात करें अनुच्छेद 3 की। अनुच्छेद 3 में बताया गया है कि संसद को यह अधिकार होगा कि वह राज्यों का नामकरण, राज्यों का नाम परिवर्तन और नए राज्यों का गठन और नए राज्यों का विलय किसी भी राज्य में कर सकती है। तो इसमें हम लिखेंगे कि संसद को
अर्थात कि इसमें बताया गया है अनुच्छेद 3 में कि संसद को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह किसी भी राज्यों का नाम परिवर्तन, अर्थात कि जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राजस्थान को भारतीय संसद चाहे तो उसका नाम परिवर्तन कर कर राजपूताना भी कर सकती है, उसी प्रकार से पुनर्गठन किसी राज्य क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को या जिलों को वह अन्य राज्य में भी मिला सकती है और अन्य राज्य के इस राज्य में भी जोड़ सकती है। इस प्रकार का संसद का अधिकार होगा। भाई नए राज्यों का गठन वह किसी भी राज्य से उसको डिवाइडेड करके नए राज्य में पुनर्गठित भी कर सकती है और साथ ही साथ विलय भी कर सकती है। इस प्रकार का अधिकार भारतीय संसद को अनुच्छेद 3 देता है। भाई हम देखते हैं कि इस प्रकार के किसी भी उपबंध या कानून को लाने से पूर्व भारतीय संसद को यह आवश्यक होगा कि इससे पूर्व वह राष्ट्रपति की सहमति इस पर मांगे और राष्ट्रपति सहमति देने से पूर्व उस राज्य की विधानसभा जिसमें कोई नाम परिवर्तन या विलय या पुनर्गठन किया जा रहा है उससे संबंधित उसके पास प्रस्ताव रखे। अगर उस राज्य की विधानसभा इसको मानती है तो उचित है, अगर नहीं भी मानती है तो संसद इसे मानने को बाध्य नहीं है कि उसकी बात को माने। इस प्रकार से भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 राज्यों पर पाबंदी लगाता है। इस प्रकार से भारतीय राज्य को, जिस प्रकार से अमेरिका में राज्यों को स्वतंत्रता प्रदान की गई है उसी प्रकार से भारतीय संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई है और ये राज्य को पर प्रतिबंध लगाती है। हम देखते हैं इस प्रकार से ये भारतीय राज्यों की स्वतंत्रता को सीमित कर देता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 3। भाई हम देखते हैं कि अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में प्रत्येक राज्य को अपनी अपनी स्वतंत्रता प्रदान की गई है, इसलिए भारत को विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ कहा जाता है। अर्थात कि भारत राज्यों में विभाजित है लेकिन एक अविभाज्य संघ के रूप में भारत बनकर सामने आता है। इस प्रकार से हमारे अनुच्छेद 3 पूर्ण होते हैं और अनुच्छेद 3 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार से भी बताया, उच्चतम न्यायालय के अनुसार भारतीय संसद भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा में भी परिवर्तन कर सकती है, बस शर्त, अर्थात कि इसके अधीन एक शर्त होगी कि भारत की एकता और अखंडता इस प्रकार की सीमा परिवर्तन से प्रभावित ना हो। इस प्रकार से अनुच्छेद 3 पढ़ा हमने। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 4 की। अनुच्छेद 4 में बताया गया है कि संसद की जो शक्ति है, संसद को यह अधिकार है कि वह किसी भी राज्य का नाम परिवर्तन, पुनर्गठन, नए राज्यों का गठन या विलय करने की शक्ति को अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान संशोधन की व्यवस्था प्रदान करता है। उसके द्वारा अनुच्छेद 4 के लिए नहीं हटाया जा सकता या इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अर्थात कि अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 3 द्वारा प्रदत्त संसद की शक्तियों को अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया संबंधित अनुच्छेद 368 के द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 368 के द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से हमारा पार्ट फर्स्ट पूर्ण होता है भारतीय संविधान का। अब हम इसमें देखेंगे कि किस प्रकार से भारतीय संघ में रियासतों का विलय किया गया। सर्वप्रथम जम्मू कश्मीर, इसके बाद हम देखेंगे जूनागढ़ के उपरांत देखेंगे हैदराबाद, इसके उपरांत भोपाल आदि रियासतों का किस प्रकार से भारतीय संविधान में विलय किया गया, कौन कौन से प्रयोग किए गए जिसके द्वारा भारतीय संविधान में इन रियासतों का विलय हो सका। वही हम देखेंगे कि किस प्रकार से भारतीय राज्यों का गठन हुआ